अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के काफिले आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं और रात 2:30 बजे के करीब मौलाना फजल रहमान का काफिला जो है आज़ादी मार्च के जलसा गाह में पहुंचा था। मौलाना फजल रहमान ने हिकमत अमली ये तय की थी कि वो काफिले को छोड़कर दूसरी साइड से यानी मशरिक की साइड से आए और जो बाकी काफिला था उनके साथ वो आए मगरिब की साइड से शायरा कश्मीर हाईवे से। और इसमें मौलाना का कंटेनर भी वो कंटेनर में नहीं आए, अपनी गाड़ियों में आए, लेकिन कंटेनर से उतर कर गाड़ी में आए और कंटेनर दूसरी तरफ से काफिलों वाली साइड से ही आए थे। दो कंटेनर रात पहुंचे। एक अकरम खान दुरानी का पहले छोटी साइज़ का कंटेनर आया और बड़ी साइज़ का कंटेनर जो है मौलाना का वो उसके बाद आया। तो दोनों कंटेनर्स को कश्मीर हाईवे पर इकट्ठे लगाया गया है और दोनों को मिलाकर जो है स्टेज बनाया गया है, तैयार किया गया है। मौलाना फजल रहमान रात पहुंचे, उनसे पहले राशिद महमूद सुमरो, अकरम खान दुरानी और दीगर जो कायदीन है वो पहुंचे और मौलाना ने खिताब भी किया। कल क्या कुछ होता रहा, क्या मुश्किलात तो वहाँ पर नज़र आई। बहुत सारे दोस्तों की तो मैसेजेस ये आ रहे हैं कमेंट्स में कि पल पल का अपडेट करते रहें सोलंकी भाई, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट का मसला है। जलसा गाह में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। व्हाट्सएप कभी कभार इक्का दुक्का मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ अरसे कुछ देर के बाद फिर जा भी रहे होते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। तो यूट्यूब वगैरह बाकी इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा। इसलिए मैं पल पल की जो रिपोर्ट है वो देने से या ज़ाहिर है नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरनेट चल रहा होता तो फिर तो लाइव भी दिखा सकता था और बहुत सारी और चीज़ें भी बर वक्त आपके साथ शेयर करता रहता। अभी ये वीडियो मैं घर से इसीलिए अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि गुज़श्ता रात में तकरीबन सुबह 4 बजे आया था जलसा गाह से। मेरी ड्यूटी भी थी ज़ाहिर है ऑफिशियल, और उसके बाद में को चाह रहा था कि रात का ही अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन बिल्कुल सुबह 10 बजे से रात 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक यानी खड़ा रहा था। तो बिल्कुल थका हुआ था और रात को इसीलिए सो गया था। अब अपडेट शेयर करके फिर मैं जलसा गाह में मैंने जाना है। तो मौलाना फजल रहमान ने रात जो खिताब किया, उन्होंने एक तो ये ऐलान किया कि नमाज जुम्मा के बाद, आज नमाज जुम्मा के बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी मार्च का आगाज़ किया जाएगा, इफ्तिताह किया जाएगा। और 5 दिन के सफ़र के थके हुए जो कारकुनान या काफ़िले में शामिल लोग थे, उनको ये कहा मौलाना ने कि वो भी थके हुए हैं, वो आराम भी करें और फ़िलहाल पुरअज़म होकर बैठे हैं और हमने जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो मकसद हासिल होने तक बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। जो मकसद लेकर आए हैं उसमें कामयाब होंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। यानी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा वापस लेकर जाएंगे, इस्तीफ़ा लेकर फिर वापस जाएंगे। और ये भी कमिटमेंट ली गई कारकुनों से मौलाना की तरफ से कि वो कितने दिन बैठ सकते हैं। तो कारकुनान पुरअज़म थे और उन्होंने मौलाना को कहा कि जितने दिन आप हुक्म करेंगे हम बैठेंगे। फिर मौलाना ने ये भी पूछा कि यहीं पर ही बैठना है या डी चौक की तरफ जाना है रेड जोन में। तो कारकुनों का कहना था कि जो हुक्म आप करेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जज्बा पहली रात थी और जज्बा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और दूसरा मौलाना ने एक बात और भी की कि हमने जो कमिटमेंट की है इंतज़ामिया के साथ कि जो जगह दी है इंतज़ामिया ने हमें पेशावर मोड़ पे जलसा गाह जो बना के दिया गया है, यानी जगह एलोकेट करके दी गई है, हमने इस कमिटमेंट पे पूरा उतरना है। हम कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम वादा खिलाफ नहीं हैं। ये मौलाना का यानी बार बार कहना था। और ये भी कहना था कि अगर इंतज़ामिया कोई अपनी तरफ से खिलाफ वर्जी करती है, हुकूमत अपनी तरफ से खिलाफ वर्जी करती है, तो फिर हम भी पाबंद नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है पासदारी कैसे कर सकते हैं अगर हुकूमत खिलाफ वर्जी करती है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हम अपनी तरफ से जो कमिटमेंट हुई थी इंतज़ामिया के साथ, उसी कमिटमेंट के तहत हम इधर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से फिर हम अपना मकसद पूरा करके फिर जाएंगे। मौलाना ने आगे का लाया अमल अभी ऐलान नहीं किया और ये भी कहा है कि मुतालबात जो हैं
وہ ہم پیش کریں گے نماز جمعہ کے بعد، جب باضابطہ طور پر جلسے کا آغاز ہوگا آزادی مارچ کے جلسے کا، تو اس میں ہم اپنے مطالبات بھی پیش کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے کہ کتنے دن بیٹھنا ہے۔ لیکن آسما شیرازی کے پروگرام میں میں نے سنا کہ مولانا نے خود اناؤنس کیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور استعفیٰ لے کر ہی جائیں گے، استعفے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے ہم 2 سے 3 دن وزیر اعظم کو دیں گے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ یہ مہلت ہوگی، مہلت ضرور دیں گے ان کو۔ اگر 2 3 دن میں وہ استعفیٰ نہیں دیتے پھر ہم موو کریں گے ریڈ زون کی طرف، اور اگر نہیں دیتے تو پھر افراتفری ہو سکتی ہے۔ یہ مولانا کا آسما شیرازی کے ساتھ کہنا تھا۔ لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا نے جو رہبر کمیٹی کو اور اپوزیشن جماعتوں کو بیچ میں ڈالا ہے، تو ان کی مشاورت کے بغیر کوئی آگے موو نہیں کریں گے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ رہبر کمیٹی میں تمام جماعتیں شامل ہیں اور تمام جماعتوں کے فیصلے کے مطابق مولانا یہاں پر پہنچے ہیں، اور تمام جماعتیں بھی یہاں پر رات آئی تھیں۔ اور اب کیونکہ رات مولانا نے خود بھی اناؤنس کیا کہ رہبر کمیٹی جو تمام جماعتوں کی بنی ہوئی ہے، جس کے سربراہ بھی اکرم دورانی ہیں اور ان کا بھی تعلق JUI سے ہے، تو رہبر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، عمل درآمد کریں گے۔ یہ رات خود بھی اناؤنس کیا ہے مولانا نے۔ تو رات جو مولانا پہنچے تھے تقریباً 2:30 بجے کے قریب، 2:15 2:30 اس سے پہلے جو اپوزیشن جماعتوں کے قائدین ہیں، بلاول بھٹو زرداری آئے، انہوں نے خطاب کیا، اور JUI کی جانب سے جلسہ گاہ میں کوئی اسٹیج نہیں بنایا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اسٹیج جو بننا تھا وہ مولانا کا کنٹینر ہی بننا تھا، تو اسی لیے انتظار کیا جا رہا تھا مولانا کا کہ مولانا پہنچے، ان کا کنٹینر پہنچے تو پھر ہم اس پر اسٹیج بنائیں۔ لیکن فی الحال عارضی اسٹیج ایک بنایا گیا تھا جہاں پر بلاول بھٹو زرداری آئے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں آئے تھے۔ بلاول نے خطاب کیا اور اپریشیٹ کیا مولانا کے اس ایفرٹ کو، اور مکمل حمایت اور ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا۔ سب سے پہلے جو پہنچے تھے کوئی قائد کسی پارٹی کے سربراہ اگر پہنچے تھے تو وہ تھے اسفندیار ولی، اور وہ مغرب کے راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے اپنا خطاب بھی کیا۔ ANP کے کارکنان JUI کے بعد میں نے دیکھا کہ ANP کے کارکنان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، یعنی 2-2.5 ہزار ANP کے کارکنان کم از کم، یہ میں نے جو خود نوٹ کیا اتنے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے جھنڈے زیادہ نظر آ رہے تھے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آنا تھا تو وہ کارکنان پہلے ان کو مینیج کیا گیا تھا، ارینج کیا گیا تھا کہ کارکنان بھی پہنچے، تو کارکنان آ گئے تھے پیپلز پارٹی کے۔ بلاول نے خطاب کیا اور آفتاب شیرپاؤ اپنے کارکنوں سمیت قافلہ لے کر آئے تھے، قومی وطن پارٹی کے سربراہ جو ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال، سردار ایاز صادق، امیر مقام اور 2-4 اور MNAs تھے جو بھی آئے تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ یہ سب آئے مولانا کے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ اسفندیار ولی نے یہ بھی کہا کہ ہماری کمٹمنٹ مولانا کے ساتھ یہ تھی کہ ہم 31 کو جلسہ کرنے آئیں گے اسلام آباد میں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئیں گے، تو ہم پہنچ گئے ہیں۔ اگر مولانا نہیں پہنچا تو ظاہر روٹ لمبا ہے، کراچی سے نکلے ہیں، طویل سفر ہے، چل رہا ہے ابھی، لیکن ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اس کمٹمنٹ پہ ہم پہنچے ہیں اور اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہمارے کارکنان بھی موجود ہیں اور JUI کے ساتھ ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے مولانا نکلے ہیں، آزادی مارچ نکلا ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسفندیار ولی کچھ عرصہ رہے اور وہ نکل گئے، تو اس کے بعد پھر میاں افتخار اور ANP کے باقی جو رہنما ہیں وہ موجود رہے۔ ANP بھی اپنا کنٹینر لے کر آئی تھی، انہوں نے بھی کنٹینر تیار کرایا ہوا تھا، اور اس میں مولانا عبدالغفور حیدری پھر اسی کنٹینر میں چلے گئے۔ ANP کے رہنماؤں کو ویلکم کیا۔ نون لیگ کے جو رہنما آئے، احسن اقبال اور ایاز صادق وغیرہ، تو انہوں نے بھی اس کنٹینر میں کھڑے ہو کے تقریر کی۔ کچھ اور رہنماؤں نے بھی تقاریر کی اسی کنٹینر میں، لیکن بہرحال وہ چلے گئے۔ اس کے بعد بالکل
क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये बयान जारी किया था कि हम आज रात आएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी कमिटमेंट ये थी कि हम 31 के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे, ये बिलावल की कमिटमेंट थी। तो मौलाना अभी नहीं पहुंचे, तो आज इसीलिए बिलावल नहीं आ सकते, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले से ही रहीम यार खान में उनका अपना जलसा है आज, तो उसमें उन्होंने हर सूरत में जाना था, वो शेड्यूल के मुताबिक ही था। और बिलावल का ये कहना था कि बिलावल ने 9-10 बजे आना था जलसा गाह में तकरीर के लिए, लेकिन उनको जब पता चला कि मौलाना अभी नहीं पहुंचे, काफिले अभी नहीं पहुंचे, तो बिलावल इंतज़ार करते रहे और 12 बजे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में पहुंचे थे। और उसके बावजूद मौलाना जो नहीं पहुंचे, तो ज़ाहिर है बिलावल ने तकरीर करनी थी और रात में या सुबह सवेरे निकल जाना था। और फ़िलहाल तो तकारीर करके जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो चले गए, उनके कारकुनान मौजूद हैं, झंडे भी उनके मौजूद हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं, कैंप्स भी लगे हुए हैं, तो कारकुनों के आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मौलाना ने आज अनाउंस ये किया है कि आज नमाज जुम्मा के बाद हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और अपने मुतालबात भी रखेंगे। इसके बाद रहबर कमेटी बैठेगी और वो मुशावरत करेगी, वही डिसाइड करेगी कि आगे मूव करना है, नहीं करना, क्या करना है। लेकिन हमारा मकसद वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा है और इस्तीफ़े के बगैर नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों का कल ये र्यूमर्स चल रहे थे इस्लामाबाद में कि मौलाना पहले मरहले में 15 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, 12 दिन बैठेंगे धरना देकर, और उसके बाद फिर मूव करेंगे आगे रेड जोन की तरफ, डी चौक की तरफ। मौलाना ने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा, मौलाना ने यही कहते रहे हैं मौलाना कि मैं अपने कारकुनों को एक जगह पर बिठा कर, ये अल्फाज है मौलाना के अपने घर पर हमारे साथ जो गपशप हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें कारकुनान को थका दूं बिठा बिठा के, तो ना ही मैं पीटीआई की तरह 126 दिन का धरना देने वाला हूं। तो मुझे लग रहा था कि मौलाना ज़ाहिर है कमिटमेंट जो कर रहे हैं उस पर पूरे उतरेंगे, और अभी भी लग रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा लेना उनका टारगेट है कि इस्तीफ़ा लेकर ही जाएंगे। और अभी भी जो अगर कोई भी फैसला मौलाना करेंगे, धरना देकर बैठना है, आगे मूव करना है रेड जोन की तरफ, डी चौक की तरफ, या आज करना है, कल करना है, परसों करना है, कितने दिन के बाद करना है, वज़ीर आज़म को कितने दिन देने हैं इस्तीफ़े के लिए, मोहलत कितने दिन की देनी है, तो ये तमाम फैसले मौलाना ने अकेले नहीं करने। रहबर कमेटी के जो तमाम मेंबरान हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एएनपी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जेयूपी, जमीयत अहले हदीस, जेयूआई, इन तमाम जमातों के मेंबरान इस रबर और अहम ज़िम्मेदारान हैं, इस रबर कमेटी में शामिल हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि आगे का क्या लाहे अमल होगा। जो रबर कमेटी फैसला करेगी, मौलाना ने उस रबर कमेटी को के फैसलों को आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर ऐसा न करते, अपनी अगर सोलो फ्लाइट करनी होती मौलाना ने, तो फिर रबर अपोजिशन जमातों से मुशावरत न करते। तो जो भी आगे का लाहे अमल होगा वो रबर कमेटी और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका तौर पर होगा। और फ़िलहाल मौलाना ने जुम्मे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है इफ्तिताह करना है, आगाज़ करना है इस आज़ादी मार्च के जलसे को, और अपने मुतालबात रखने हैं, अपना आइंदा का लाहे अमल भी ऐलान करना है। उस ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है कि मौलाना क्या अनाउंस करते हैं, कितने दिन बैठने का कहते हैं और कितने दिन के बाद मूव करने का, आगे मूव करने का कहते हैं। तो इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी मैंने दो वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो जलसा गाह से थी। एक तो वहाँ से मुश्किल ये आ रही है कि लाउड स्पीकर इतने पूरे जलसे गाह में लगे हुए हैं, जलसे गाह से बाहर भी लगे हुए हैं, कोई 200-250 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, कम अज़ कम इतने स्पीकर्स लगे हुए हैं। और वहाँ पर रिकॉर्डिंग का बड़ा मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रही। इसलिए मैं ये वीडियो अभी घर से अपलोड करके फिर जलसा गाह में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वहीं से ही कुछ अपडेट करके और जो भी सूरत हाल बनती है वहीं से ही वीडियो रिकॉर्ड करूं। और लेकिन अपलोड करने के लिए
پھر جلسہ گاہ سے کئی کلومیٹر، کوئی 20 25 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے کسی علاقے میں، وہاں سے اپلوڈ کر کے پھر واپس جانا پڑتا ہے، تو ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتا ظاہر ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ اور لاؤڈ اسپیکر بہت زیادہ ہے، شور شرابہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میں تو کوشش، میری تو خواہش ہے کہ میں ہر گھنٹے کے بعد، ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ساتھ چیزیں اپڈیٹ کرتا رہوں، لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت یا آدھے گھنٹے گھنٹے میں چیزیں اپڈیٹ نہیں ہو پا رہی۔ تو لیکن بہرحال کوشش کروں گا اس کے باوجود کہ آج 2 4 5 اپڈیٹس جو ہیں مختلف ٹائم پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ